Good morning, students. Today we will learn question answer of second chapter, part D. First question is, why are virus considered as being at the borderline between living and non-living things? वायरस जो है वो दोनों की कैटेगरी में आता है, लिविंग और नॉन लिविंग. किस लिए? वायरस शोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स if they come in contact with a suitable plant, animals or bacteria. मतलब सिंपल वे में कहे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. जब वो किसी लिविंग के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे प्लांट है लिविंग, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो वो वायरस ग्रो कर जाते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, बट दे डू नॉट ग्रो ऑन रिप्रोड्यूस आउटसाइड एन ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये जो वायरस है वो ग्रो नहीं कर सकता. और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर जो है वायरस कैसे लगता है? क्रिस्टल की तरह, जैसे एक नमक का छोटा सा दाना होता है उसकी तरह. एंड स्टोर्ड इन बोटल्स फॉर मैनी ईयर्स. इनको हम बोटल्स में भी स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे ईयर्स के लिए. तो इसीलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं. किस लिए? क्योंकि जब वायरस लिविंग के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो लिविंग की प्रॉपर्टी को शो करता है. बट अगर वो नॉन लिविंग के कॉन्टैक्ट में है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, जैसे डोर की नोब पे है, या फिर आप अपने कार्डबोर्ड को टच करते हो, जब आप टच करोगे तब वो लिविंग की प्रॉपर्टी को शो करेगा, अदरवाइज कैसा है वो नॉन लिविंग. तो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? फर्मेंटेशन. व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस है? अनएरोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेस क्या होता है? जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं उनको एरोबिक बोलते हैं. और अनएरोबिक क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगी फिर वहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. जिसमें शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में. क्लियर हुआ? अनएरोबिक प्रोसेस थ्रू विच शुगर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल and carbon dioxide by microorganisms like yeast. शुगर कन्वर्ट हो रही है अल्कोहल के अंदर. नेक्स्ट दे रखा है, हाउ इज दिस प्रोसेस यूजफुल इन द फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्रीज. फूड मतलब खाने में, और जो ड्रिंकिंग हम जो यूज़ करते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन का? फंजाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड रैपिडली एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड और batter causes it to increase the volume and make it fluffy and soft. फर्मेंटेशन कहाँ यूज़ करते हैं? जो भी आप फूड मटेरियल, जैसे इडली डोसा बनाया जाता है, उसका बैटर मीन्स उसका जो घोल तैयार करते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन कैसे की जाती है? उसको कुछ टाइम के लिए 3 to 4 आवर्स कवर करके रख दिया जाता है किसी ऐसे प्लेस पर जो काफ़ी वार्म हो, गर्म हो, ताकि गर्म प्लेस में ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पर. जब इसको कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बैटर है, जो घोल हमने बनाया इडली का या डोसा का, वो सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है. तो फर्मेंटेशन का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम? फूड मटेरियल्स लाइक इडली और डोसा बनाने के लिए. फिर बताया हमने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ करते हैं हम. नेचुरल शुगर जो है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में. अल्कोहल क्या होती है? वाइन तो या बियर है जो. तो इसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन का? शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए अल्कोहलिक बेवरेजेस वाइन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का अर्थ पर एक ढेर लग जाएगा. स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में हेल्प करते हैं? डीकम्पोजिंग में. जो डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकम्पोज करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स डीकम्पोज नहीं होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और अर्थ के ऊपर इनका बहुत बड़ा सा ढेर लग जाएगा और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं. नेक्स्ट ये रखा है, Munna observes that yield of wheat growing in his field has reduced in the current year. उसने क्या देखा? जो उसकी फील्ड में व्हीट, गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है. ही गेट्स द सोइल टेस्टेड. उसने अपनी सोइल को
टेस्ट कराया एंड रिपोर्ट कन्फर्म्स द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, और रिपोर्ट से क्या पता चला कि उसकी मिट्टी के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है। तो ही एडवाइज टू ग्रो पीज आफ्टर हार्वेस्टिंग वीट, तो वहाँ के लैब ने जो असिस्टेंट थे उन्होंने क्या एडवाइस करा, उसको सलाह दी जब भी वो गेहूं को काट लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद उसको पीस मतलब मटर की खेती करनी चाहिए। किस लिए? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, नेम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इनसफिशिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट कम मिला? नाइट्रोजन। जब खेत में वीट की हम फसल लगाते हैं तो इससे प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ले लेंगे और सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फिर पीस मटर लगाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि मटर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट ये रखा है, हाउ डू यू थिंक ग्रोइंग पीस विल हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द सोइल, आपको कैसे लगता है कि अगर हम मटर लगाएंगे तो इससे सोइल जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगी, मतलब सोइल फिर से फर्टाइल हो जाती है। किस वजह से, कैसे? राइजोबियम्स आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट, पी प्लांट के अंदर, पी प्लांट की रूट्स में कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सोइल के अंदर नाइट्रोजन वापस फिर से ऐड हो जाती है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए किसकी सलाह दी जाती है वीट के बाद में? पीज मीन्स मटर लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पीज के अंदर कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट है? राइजोबियम बैक्टीरियाज। नेक्स्ट ये रखा है, वाई डज इट टेक लेस टाइम टू प्रिपेयर कर्ड इन समर्स एज कम्पेयर टू प्रिपेयरिंग इट इन विंटर्स, कर्ड मीन्स दही गर्मियों में आसानी से बन जाती है, कम टाइम लगता है, जबकि विंटर्स में कर्ड को बनने में टाइम ज़्यादा लगता है और आसानी से बनती भी नहीं है। रीज़न, क्योंकि बैक्टीरिया कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं? लैक्टोबैसिलस। स्पेलिंग लर्न कर लेना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बैक्टीरियाज की ग्रोथ फास्ट होती है, तो इसी वजह से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ फास्ट नहीं होती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती ग्रो करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगी। क्लियर हो गया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ग्रोथ, कोई भी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ समर्स में ज़्यादा होती है और विंटर्स में कम, क्योंकि समर्स में उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं ग्रो करने के लिए, जबकि विंटर्स में वो जल्दी से ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट ये रखा है, हाउ आर द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड, ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? मलेरिया कैसे ट्रांसफर होता है? एनिमल से। कॉमन कोल्ड थ्रू एयर, कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? एयर से। टेटनस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू सोइल, सोइल से। एंड टाइफाइड स्प्रेड थ्रू वाटर। क्लियर हो गया? मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? एनिमल से। कॉमन कोल्ड एयर से, टेटनस सोइल से, एंड टाइफाइड जो है वो वाटर से। नेक्स्ट ये रखा है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 अलग अलग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिंपल पूछ सकते हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? Antibiotics are chemicals that inhibit the growth of harmful microorganisms by affecting their life process. एंटीबायोटिक जो हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करते हैं। क्लियर हो गया? एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करेंगे। फिर दे रखे, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई और बैक्टीरिया। कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया से। इसके एग्जाम्पल पूछ रखा है, पेनिसिलिन इज मेड फ्रॉम द पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलिन कैसे बनता है? पेनिसिलियम फंगस से। सो योर होमवर्क इज, यू हैव टू लर्न पार्ट डी क्वेश्चन आंसर।